प्रत्येक विद्यालय में भिन्न भिन्न संस्कृति एवं परंपराओं के विद्यार्थी होते हैं, जो अपनी संस्कृति व परंपराओं का ज्ञान अपने परिवार से लेकर आते हैं। विद्यार्थी परस्पर अंतर्क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे की संस्कृति एवं परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विद्यालय संस्कृति के ज्ञान प्राप्ति स्रोत बन जाते हैं। संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य बालक को उसकी सामाजिक विरासत, उसकी संस्कृति प्रदान करना है। प्रत्येक मानव समूह में हजारों सालों के विकास के परिणाम स्वरूप संस्कृति के विभिन्न अंगों का विकास होता है। यह संस्कृति प्रत्येक पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को सौंप दी जाती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी संस्कृति में जन्म लेता है। इस सांस्कृतिक विरासत में उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने के निश्चित प्रतिमान और प्राप्त करने के मूल्य मिल जाते हैं और उसे हर समय नए सिरे से प्रयोग नहीं करने पड़ते। अस्तु संस्कृति का मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्व है। इस महत्व के विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि संस्कृति के विभिन्न अंगों की शिक्षा से मनुष्य को लाभ होता है। संक्षेप में संस्कृति के कार्य अथवा व्यक्ति को उसका योगदान निम्नलिखित है। पहला, सामाजिक परिवेश में समायोजन। संस्कृति में रीति रिवाज, परंपराएं और व्यवहार प्रतिमान सम्मिलित होते हैं। उनमें हमारे विश्वास और विचार, निर्णय और मूल्य तथा सामाजिक संस्थाएं निहित है। इन सब से व्यक्ति को सामाजिक परिवेश से समायोजन करने में सहायता मिलती है। वास्तव में सामाजिक परिवेश में परिवर्तन के साथ साथ इन सब में भी परिवर्तन होता रहता है। संस्कृति से ही सामाजिक नियंत्रण के प्रतिमान निश्चित होते हैं और इन प्रतिमानों से व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण रहता है। अस्तु बालक को समूह की संस्कृति की शिक्षा देने से वह समूह की परंपराओं, रीति रिवाज, मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों से परिचित हो जाता है। इससे उसे सामाजिक परिवेश में समायोजन करने में आसानी होती है और उसका सामाजिकरण होता है। दूसरा है प्राकृतिक परिवेश में समायोजन। सब मनुष्य किसी न किसी प्रकार के प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं और इस परिवेश में समायोजन किए बिना उनका जीवन नहीं चल सकता। परिवेश में समायोजन करने की प्रक्रिया में वे जो नए नए आविष्कार करते हैं वे संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। प्राकृतिक परिवेश की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न मानव समूह में संस्कृति का अंतर हो जाता है। इसी आधार पर आदिम और विकसित संस्कृति में अंतर किया जाता है। भारतवर्ष में विभिन्न जनजातियों के सदस्य अपने प्राकृतिक परिवेश में समायोजन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं और यह व्यवहार जनजाति द्वारा नई पीढ़ी को सिखाया जाता है। तीसरा है सामाजिकरण। सामाजिकरण की प्रक्रिया में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए भिन्न भिन्न समाजों में व्यक्ति के सामाजिकरण की मात्रा और दिशाओं में भेद पाया जाता है। हर एक समाज का एक अपना एथोस होता है जो कि विभिन्न माध्यमों से व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। रॉल्फ लिल्टन के अनुसार व्यक्ति 3 प्रकार से संस्कृति के अंगों में भाग ले सकता है। सबसे पहले वह सार्वभौमिक रूप से संस्कृति में भाग लेता है, अर्थात उन आदतों, विचारों और संवेगात्मक प्रक्रियाओं को अपनाता है जो समाज के सभी प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यवहार में पाए जाते हैं। दूसरे व्यक्ति विशेष रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है, अर्थात संस्कृति के उन तत्वों को अपनाता है जो समाज के प्रकट अंग, विशेष व्यवस्था अथवा विशिष्ट लिंग वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं। तीसरे व्यक्ति वैकल्पिक रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है, अर्थात संस्कृति के उन तत्वों को अपनाता है जो समाज के कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा अपनाए गए हैं। संस्कृति के अंगों में भाग लेने के वैकल्पिक रूप से मनुष्य के व्यक्तियों में अंतर देखा जाता है। जॉर्ज एच मीड के अनुसार संस्कृति को अपनाने में मनुष्य के अहम को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जो कि वास्तव में शिक्षा की अवस्थाएं कही जा सकती है। पहली अवस्था
में व्यक्ति अपने परिवेश के व्यक्तियों का अनजाने ही अनुकरण करता है, दूसरों को देखकर मुस्कुराता है, हंसता है अथवा अन्य कार्य करता है। इस प्रकार बाल्यावस्था में मनुष्य अनुकरण के द्वारा समूह की संस्कृति को ग्रहण करता है। दूसरी अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार के खेलों द्वारा समाज के भिन्न भिन्न सदस्यों के कार्यों का अनुकरण करते हैं। इस प्रकार के खेलों से उनके व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार के गुणों का समावेश होता है। संस्कृति ग्रहण करने की तीसरी अवस्था खेल है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार पर संयम करना सीखता है। खेल की सामाजिक परिस्थिति में वह मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता और उसे समूह की मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। क्रमशः वह समूह के आदर्शों, सिद्धांतों और विश्वास को अपनाने लगता है। इस प्रकार के व्यक्ति को सुसंस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। चौथा पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व मनुष्य के व्यवहार के प्रतिमानों से स्पष्ट होता है। मानव व्यवहार पर समूह की संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। मानव शास्त्रियों ने अनेक अध्ययनों से यह बात स्पष्ट कर दी है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में पाए जाने वाले भेदों के अनुसार भिन्न भिन्न समाजों में मूल व्यक्तित्व प्रतिमान में भेद पाया जाता है। कहीं पर मनुष्य अधिक आक्रामक होते हैं तो अन्य समाज में समर्पण की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। आक्रामक मनुष्य के व्यक्तित्व पर भारतीय संस्कृति की और प्राकृतिक मनुष्य के व्यक्तित्व पर पाश्चात्य संस्कृति की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। संस्कृति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और सौंदर्यात्मक सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। व्यक्तियों के प्रयासों से संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, किंतु फिर दूसरी ओर संस्कृति ही सामान्य मनुष्य के व्यवहार निर्धारित होते हैं।